औरंगाबाद समाचार में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। आज हम लोग मौजूद हैं एशियन हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शोएब हाशमी के पास। तो इनसे हम थोड़ी मज़ीद तफसीलात लेते हैं इनके बारे में और इनकी सियासी ज़िंदगी के बारे में आपको थोड़ी मज़ीद तफसीलात देने के लिए आज हम लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी सर, तो आपके हम लोग को, हमारी जो ऑडियंस है, सारे देखने वाले व्यूवर्स, इनको ये बताइए आपके बारे में कि आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई, आपकी डॉक्टर करियर के बारे में थोड़ी। शुक्रिया आयशा और फ़याज़, आपने जो है हमसे ये बातचीत के लिए आज वक्त लिया था। जैसे आप काफ़ी ज़माने से, काफ़ी अरसे से हमको जानते हैं, तो मेरी इब्तदाई तालीम के बाद जब मैंने MBBS किया और पीडियाट्रिक्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ बॉम्बे से, तो वहाँ से फिर मेरा ये सफ़र शुरू हुआ है एज़ अ डॉक्टर। फिर मैं बॉम्बे में लगभग 6 साल वहाँ साइन हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल, फिर होली फैमिली हॉस्पिटल बांद्रा वेस्ट में है, वहाँ मैंने 6 साल तक काम किया, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का काम पूरा किया। उसके बाद मैं 2 साल सऊदी अरब में जो है एज़ अ डॉक्टर जॉब के लिए रहा। फिर मैं क़तर में 4 साल मैंने जॉब किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी 10 साल से लगभग जो है औरंगाबाद में यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और मेरे 2 अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हॉस्पिटल्स हैं। एक एशियन हॉस्पिटल है जो आप काफ़ी जानते हैं, आकाशवाणी सिग्नल जालना रोड पर है, और दूसरा एक हॉस्पिटल है HMG हॉस्पिटल जो कटकट गेट के पास इंपीरियल लॉन के बिल्कुल बाजू में है। और इसमें जो है ख़ास बात यह है कि ये डेडिकेटेड वुमेंस हॉस्पिटल है। यहाँ सिर्फ ख़वातीन ही के लिए ख़वातीन पेशेंट है और डॉक्टर्स भी सारी जो है वो फीमेल डॉक्टर्स हैं। इसको मेरी वाइफ यहाँ हेड करती है। ये मेरा मेडिकल करियर ऐसा रहा आज तक। जी, तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कैसे गया, आपका पॉलिटिकल करियर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? देखिए, पॉलिटिकल इंसान जो होता है, हर इंसान, जो मैंने इसके पहले भी बहुत मरतबा कहा हूँ कि हर इंसान को, हर समझदार इंसान को सियासत में अपना हिस्सा रखना चाहिए, चाहे वो एक्टिव मोड में हो या पैसिव मोड में हो। जैसे हम सोशल काम जो करते हैं, हम पर एक ज़िम्मेदारी होती है समाज की और कम्युनिटी की, तो वो हर शख्स ने लेनी चाहिए ज़िम्मेदारी। उस तरह मुझे भी इस बात का एहसास है कि मुझे भी इस बात की ज़िम्मेदारी है। और सियासत एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक वास्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप अपने इलाक़े से लेकर के सारा शहर, रियासत और पूरे मुल्क में आप असरअंदाज हो सकते हैं और एक बड़े लेवल पर आप बहुत सारे फलाह व बहबूद के काम कर सकते हैं। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी इसमें एक एक्टिव रोल अदा करूँ। जी डॉक्टर साहब, तो एज अ मुस्लिम आपने शिवसेना पार्टी को ही क्यों चूज़ किया? अगर आपका पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुझान था तो आप, ऐसी भी बहुत सारी पार्टीज़ है जो कि मीन्स आप समझ रहे हमारे देखो आयशा, सियासत में हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ रहे हैं और वहाँ पर क्या काम कर सकते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान की जो हालत है उसको मैं ही नहीं, हर वो शख्स जो हमारे मुल्क से प्यार करता है वो ये कहता है कि हमें BJP फ्री हिंदुस्तान चाहिए, हमें NDA फ्री हिंदुस्तान चाहिए, हमें महाराष्ट्र में महायुति फ्री महाराष्ट्र चाहिए। तो उस तरह यहाँ पर एक बहुत बड़ा विकल्प और एक अल्टरनेटिव है, वो है महाविकास अघाड़ी। और महाविकास अघाड़ी में 4 नुमाइयाँ पार्टीज़ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना पार्टी है जो उद्धव साहब के नेतृत्व में चलती है, NCP पार्टी है जो शरद पवार साहब उसको हेड करते हैं, और समाजवादी पार्टी है। तो ये चारों पार्टी का जो अलाइंस बना हुआ है, मैं इस अलाइंस का एक हिस्सा हूँ। और उद्धव साहब से जब मैंने मुलाकात किया, बातचीत किया, तो मुझे उनके जो इंसान नवाज जो एक अंदाज़ उनका नज़र आया कि वो सबको लेकर चलना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि 2019 में 26 नवंबर को जब वो पहली बार इस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने, तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अनफॉर्चुनेटली 4 महीने में ही कोविड का दौर शुरू हुआ। तो कोविड के दौर में जो 2 साल उन्होंने लगातार काम किया, जिस वक्त हमारे महाराष्ट्र, हिंदुस्तान और दुनिया की सारी इकोनॉमिकल साइकिल रुक चुकी थी, उस दौरान में भी उन्होंने हमें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हम लोग परेशानी में हैं। उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या सारी सोशल फैसिलिटीज़ हो या लोगों की मदद करना हो, उसको इस बेहतरीन तरीके से निभाया और इस बेहतरीन अंदाज में लेकर चला। दरअसल मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ कि वो एक नॉन मेडिको शख्स है, लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्टर होते हुए एक हमारे फैमिली के हेड बनकर और एक मेडिको पर्सन बन के एक जिस तरह से हेल्प की है सारे समाज की कामयाबी के साथ, और इसको महाराष्ट्र नहीं
पूरे हिंदुस्तान में सराहा गया, जबकि हिंदुस्तान में मोदी की गवर्नमेंट रही थी, उसके बावजूद उनको सराहा गया। तो मैं बहुत मुतासिर रहा कि ये बहुत ही बेहतरीन शख्स है और हमें इनके साथ जुड़कर महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनना चाहिए। और हमारे शहर में ये पार्टी एक मजबूत पार्टी है, हमारे पास एक मजबूत कैडर है और मैं किसी भी सियासी पार्टी में रहते हुए बहैसियत इंसान मैं कभी भी अगर हिंदू और मुस्लिम इस तरह की बातें मानूंगा तो मैं समझता हूं कि ऐसा मानने वाला शख्स एक पढ़ा लिखा जाहिल या एक हैवान ही हो सकता है जो इंसानों को ज़ात और धर्म में बांटता है। जी डॉक्टर साहब, एक हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि औरंगाबाद सेंटर से महाविकास आघाड़ी की जानिब से, शिवसेना की जानिब से आपको एमएलए के लिए आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो इस बारे में क्या ये सच है? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब कभी कोई शख्स सियासी पार्टी में आता है और उसका बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह अगर कभी मेरी तरह हो कि हर तरह से अल्लाह के फजल से स्ट्रॉन्ग है, यानी हमारा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के साथ साथ एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है, वेल सेटल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज़ें हैं, तो उस तरह से इस तरह के मेरी तरह की शख्सियात के नाम जो है वो ज़ेर गौर होते हैं, डिस्कशंस में होते हैं। जी बिल्कुल मेरा नाम हमारी पार्टी और महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो है औरंगाबाद सेंट्रल के लिए ज़ेर गौर है, ऐसा मुझे भी कहा गया है और उसी के लिए मेरा ख़्याल है कि मैंने भी इस बात में जो है हामी भरना चाहिए, पहल करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ मुझे महाविकास आघाड़ी और शिवसेना की तरफ से ये राब्ता किया जाता है, पैगाम आता है कि मुझे औरंगाबाद सेंट्रल से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए, तो ज़रूर मैं आप सब लोगों की दुआओं से और सबकी जो है मेहनत से और सबकी काविशों से ये कोशिश ज़रूर पूरी करूँगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो अभी हमारे औरंगाबाद शहर के नाम का जो मुद्दा है, तो ये इलेक्शन के वक्त गरमाएगा ये मुद्दा, आपको क्या लगता है? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे पास के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो हमारे सवालात हैं, जो नौजवानों के लिए हमारे और हमारी इंसानी हुकूक़ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तालीम। हमारे पास में हमने तालीम के लिए क्या किया है, क्या करना चाहिए, हमारे पास हमने सेहत के लिए क्या किया है और हमारे पास और क्या करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि हमारे शहर ही में नहीं, सारे महाराष्ट्र स्टेट में आज सेहत का मेयार कितना गिरा हुआ है। हमारे पास एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, क्या आप वहाँ पर जाकर कोई सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या आपके पास कोई गवर्नमेंट सेटअप ऐसा है जहाँ गरीब लोगों के लिए मुफ्त में सारी की सारी तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाती है? नहीं की जाती है। हमको उलझाया जाता है जज्बाती बातों के अंदर, हमें उलझाया जाता है मजहबी बातें करके। ये सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं है, हिंदुओं में भी जो है आपने आजकल देखा होगा कि जिस तरह मराठा आरक्षण का मामला है, ओबीसी आरक्षण का मामला है, तो हर जगह ज़ात पात और धर्म को ला करके जो एस्टैब्लिश पॉलिटिशियंस हैं, जो अपनी कामयाबी गिनवा नहीं सकते हैं, जिनके पास काम करने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, जिन्होंने अपने स्वार्थ के अलावा कभी कोई काम नहीं किया है, वो ज़ात और धर्म को बीच में लाकर जज्बाती बातों को ला करके जो बुनियादी मसाइल हैं उनको पीछे डाल देते हैं। मेरे लिए बुनियादी मसाइल मैंने बताया, सेहत है, तालीम है, रोज़गार है, आपसी भाईचारा है। बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंसान आपको एक बात समझना चाहिए कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने जब बनाया तो सबसे ज़्यादा महबूब तरीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगम्बर रहे हैं, उनका पैगाम इंसानियत का पैगाम रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत को लेकर चलने की बात की है। आप अहादीस के हवाले से देखिए, आप कुरान के हवाले से देखिए, उसमें कहा गया है कि आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो वो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसका ख्याल रखें। क्या ये कहा गया है वो हिंदू या मुस्लिम? ऐसा नहीं कहा गया है, ऐसा कहा गया आपका पड़ोसी। हमारे लिए जो बुनियादी बातें हैं ये बातें हैं, इन बातों को पस्ते पुश में डालने के लिए इस तरह की बात की जाती है। रही बात शहर के नाम की, बेशक औरंगाबाद नाम हमारा 400 साल पुराना नाम रहा है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इस नाम को मंसूब किया गया है। जिस वक्त में इस नाम को बदलने की तहरीक शुरू की तो जिस पार्टी और जिस ग्रुप ने इस नाम को बदला है वो औरंगज़ेब की एक्चुअल हिस्ट्री को नहीं जानते हैं। उनके पास में इनकी हिस्ट्री गलत तरीके से बताई गई है। वो किसी और यानी संभाजी महाराज के नाम पर उन्होंने इसका नाम रखा है तो उन्होंने उसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, उनके पास उनको पॉजिटिव रखा गया। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे जो मुस्लिम लीडरशिप रही है लास्ट औरंगाबाद की, जो मुस्लिम कायद रहे हैं, उन्होंने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से अपना ताल्लुक़ तोड़ दिया अलल ऐलान सबके सामने कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, और इस नाम की मुखालिफत उन्होंने ना पार्लियामेंट में की, ना बात करके की,
ना लिखित में की। जी। अगर वो ये बात बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये एक करस्पॉन्डेंस करते होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे शहर का नाम नहीं बदलता था, क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, इन लोगों की बात की बहुत अहमियत होती है। ये सबसे बड़ी जो चीज़ नाम बदलने की रही है, इसमें मैं 100% जो मानता हूँ वो हमारे पास की मुस्लिम लीडरशिप उसमें फेल हुई है और इस वजह से शहर का नाम बदला गया है। डॉक्टर साहब, ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और लाडली बहन योजना, ऐसे जो सरकार योजनाएं महिलाओं के लिए लाकर इनको उलझा रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आपके घर में जी 4 भाई या बहनें रहते हैं और 2 भाई अच्छा पैसा कमाते हैं, जी तो आपका फ़र्ज़ ये है कि आपके तीसरे और चौथे भाई बहन को आप बिज़नेस शुरू करके वेल इस्टेब्लिश करें, ना कि आप उनको हर महीना घर का ख़र्चा दे करके एक आप पर डिपेंडेंट बनाएं। ये उसी तरह से इन्होंने एक काम ये किया है कि ये रोज़गार जनरेट करने में नाकाम हुए हैं। तो लोगों को कुछ हद तक, ख़ास तौर से हमारी बहनों को, चाहे वो किसी भी मज़हब की हो, जो हमारी बहनें हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको वो रोज़गार फराहम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये एक झांसा देने के लिए, एक झूठी लालच के लिए 1500 रुपये महीना जो है, ये मुझे लगता है 3-4 महीने तक देंगे, उसके बाद में से ये योजना बंद हो जाएगी। इसका जो बजट है वो लाखों करोड़ का बजट है। इस तरह के जो स्कीम्स लाए जाते हैं, ये लोगों को उलझाने के लिए, बहकाने के लिए और वक्तिया वोट खींचने के लिए किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये एक गलत काम है। अगर आपको अपनी बहनों से, अपनी माँओं से, अपनी बेटियों से प्यार है, उनकी हमदर्दी है, उनका ख्याल है, तो उनके परमानेंट रोज़गार की आपको सुविधा और इंतज़ाम करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपने देखा है अभी बदलापुर में हो या और 3-4 जगह हुआ हो, जहाँ पर भी हमारी मासूम बच्चियों के साथ, बहनों के साथ जुल्म हो रहे हैं, ये मौजूदा हुकूमत चाहे महाराष्ट्र की हो या हिंदुस्तान की हो, ये पूरी तरह से हिफाजत करने में जो है फ़ेल हो चुकी है। मैं सख्त लफ्ज़ों में इसकी मज़म्मत करता हूँ। मुझे बहुत हमदर्दी है अपनी माँ बहनों से। इंशाअल्लाह हमको जब मौका मिलेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि हमारी माएँ, बहनें और बेटियाँ किस तरह महफूज रहे और किस तरह उनके लिए रोज़गार के हम मौके फ़राहम कर सकें। जी डॉक्टर साहब, अब जैसे कि आप यंग उभरते हुए लीडर हैं, तो आपका ज़्यादा इंटरेक्शन यूथ से रहेगा, नौजवानों से रहेगा हमारे औरंगाबाद के, तो आपका इन नौजवानों के लिए, हमारी सिटी के, आपका क्या पैगाम रहेगा इनके लिए, कुछ ऐसा? बहुत शुक्रिया। मैं इतना भी यंग नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा है तो चले, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कभी कोई इनकलाब आता है, जब कभी कोई पॉजिटिव चेंज समाज में आता है, मुल्क में आता है, तो उसमें सबसे बड़ा किरदार नौजवानों का होता है। हमारे शहर के नौजवान माशाल्लाह काफ़ी बेदार नौजवान है, बहुत समझदार नौजवान है, पढ़ा लिखा है, और हमें उन नौजवानों को एक सही सिमत दिखाने की बेइंतहा ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हमारे इस आने वाले इलेक्शन में हमारे नौजवानों का किरदार बहुत अहमियत का रहेगा। उन्हें इस बात को समझना होगा कि आने वाली महाराष्ट्र की हुकूमत एक ऐसी मजबूत हुकूमत बनानी चाहिए, महाविकास आघाड़ी की, जिसमें नौजवानों के रोज़गार की बात हो, नौजवानों में एकजहती की बात हो, नौजवानों में समझदारी की बात हो, नौजवानों में उनकी आने वाली जो नस्लें रहेंगी, उनके जो बच्चे रहेंगे, उनके तालीम का मेयार क्या होगा, उस बात का ख्याल रखा जाए। तो इसलिए मेरी ये अपील है कि सोच समझकर मैं आप सबको अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ। आप मेरे छोटे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरी टीम का एक हिस्सा है, तो मैं आप सबको अपने साथ लेकर ये समझाने की कोशिश करूँगा और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप इन बातों को समझें कि आपकी मौजूदा हालात और आपकी आने वाली नस्लों के लिए क्या बेहतर है। इंशाअल्लाह हम उस तरह की हुकूमत का क़याम करें और उसका हम खुद एक हिस्सा बने, ताकि हमारे जो ख्यालात हैं उन तक पहुँचे और हम हमारी बातों को मनवा सके। मैं इतना आप सबसे गुजारिश करूँ। डॉक्टर साहब, जो रामगिरी महाराज गुस्ताखे रसूल हैं, इन्होंने जो कहा है और हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनको डिले कर रही है इनके खिलाफ एक्शन लेने पर, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या रुझान है? देखिए, ये मलून रामगिरी के बारे में मैंने पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम उसके इस बात की सख्त मजम्मत करते हैं। वो सज़ा का मुस्तहक़ है। उसके लिए हमने जो नुमाइंदगी डिपार्टमेंट के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की है, उसमें यह था कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की तरफ से 2-3 मीटिंग्स की गई, हम उसमें पेश रहे। और हमने अभी कुछ दिन पहले, लास्ट ये 3-4 दिन पहले, मंगल के दिन भी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल और सारे शहर के मोतबर शख्सियात ने मिलकर उनको याद दहानी करवाई कि गुस्ताखे रसूल को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए, उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। और उसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL डाली गई है
उसमें हमने औरंगाबाद से हमारी टीम को भी वहाँ अटैच करवाया है और इंशाल्लाह हम ये भरपूर कोशिश करेंगे जी। कि इस गुस्ताख रसूल को आखिर तक उसके अंजाम तक पहुँचाए, उसको सज़ा मिल सके। क्यों तो इसमें हमारे क़ानून की तरफ से जो प्रावधान है वो ये है कि उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो इंशाल्लाह हम ये भरपूर कोशिश करेंगे कोर्ट के ज़रिए और गवर्नमेंट पर दबाव बना करके कि उसको ये सज़ा मिलना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमसे बात करने के लिए थोड़ा वक्त दिया, इसके लिए और इंटरव्यू में शुक्रिया। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।